हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत स्वागत है। पेपर फर्स्ट हमारा चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट का नाम है न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग। न्यून ताप मतलब लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर किस तरह से प्राप्त करते हैं, उसके क्या क्या मेथड हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो अपन इस चैप्टर में, इस यूनिट में समझेंगे और उनके क्या अनुप्रयोग होते हैं वो अपने को इस यूनिट में समझना है। तो पहला जो हेडिंग मैंने डाली है, जूल थॉमसन प्रसार। जूल थॉमसन तो साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये प्रयोग को ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली न्यून ताप उत्पादन के लिए। तो जूल थॉमसन प्रसार या जूल थॉमसन प्रभाव भी लिख सकते हैं। तो क्या है जूल थॉमसन प्रसार, पहले तो वो समझ लीजिए ठीक से। प्रसार का अर्थ तो समझ में आता ही है, गैस का जैसे प्रसार होता है। तो जो वास्तविक गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या वायु, शुद्ध वायु जो होती है, तो वास्तविक गैसें हैं। वास्तविक गैसों को जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर सरंध्र डाट के द्वारा प्रसारित किया जाता है। सरंध्र डाट मायने, सरंध्र डाट का मतलब इसमें सूक्ष्म बारीक छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र हों, यानी जो गैस का प्रसार हो तो गैस उस सरंध्र डाट में से होकर गुजरनी चाहिए, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों में से होकर गुजरनी चाहिए। तो अगर किसी भी वास्तविक गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर सरंध्र डाट के द्वारा प्रसारित किया जाए तो उस गैस का ताप घट जाता है, उस गैस का टेम्परेचर घट जाता है, यानी गैस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इस प्रभाव को हम कहते हैं जूल थॉमसन प्रभाव या जूल थॉमसन प्रसार। अब गैस के ठंडी होने का रीज़न क्या है? तो रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि वास्तविक गैसें जो होती हैं उनमें अंतराण्विक बल कार्य करते हैं। आदर्श गैस और वास्तविक गैस हमने पढ़ी है। आदर्श गैस तो सिर्फ मात्र एक काल्पनिक है जो रियल में कुछ होती नहीं है। आदर्श गैस तो उसको मानते हैं जिसके अणुओं के बीच में कोई अंतराण्विक बल कार्य नहीं करे। प्रैक्टिकली ऐसी कोई गैस होती नहीं है, केवल एक कल्पना है, थ्योरी है, उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि आदर्श गैस कोई है काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक गैसें जो रियल में होती हैं उनमें अणुओं के बीच में अंतराण्विक बल कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अंतराण्विक बल। और जब गैस का प्रसार होता है, तो प्रसार का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अणु दूर दूर होते हैं। किसी भी चीज़ का जब प्रसार होता है तो अणु दूर दूर होते हैं। अंतराण्विक बलों में क्या होता है? बलों के द्वारा अणु बंधे हुए हैं आपस में, उनके बीच में प्रबल अंतराण्विक बल हैं। तो जैसे ही गैस का प्रसार होगा अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अणुओं को दूर दूर करना है और अंतराण्विक बल आकर्षण बल के रूप में होते हैं ऑलमोस्ट। तो अपन अणुओं को जब दूर करेंगे, प्रसार करेंगे, अणु दूर दूर जाएंगे, तो अंतराण्विक बलों के विरुद्ध किए गए कार्य के रूप में आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। क्योंकि गैसों की खुद की स्वयं की आंतरिक ऊर्जा होती है जो कि ताप का फलन है। पहले भी अपन इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी का डायरेक्ट मतलब है टेम्परेचर में कमी। तो जब गैस का प्रसार होगा तो अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य में आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी और आंतरिक ऊर्जा में कमी होना ही टेम्परेचर में कमी है, जिससे गैस क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। यानी गैस का क्या हो जाएगा? शीतलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस का शीतलन। इस प्रभाव को अपन जूल थॉमसन प्रसार कहते हैं। और शीतलन ही करना अपने को इस यूनिट में पढ़ना क्या है कि न्यून तापों का उत्पादन, लो टेम्परेचर प्राप्त करना है। लो का मतलब गैस का ठंडा करना भी लो टेम्परेचर ही है। तो यहाँ पे जूल थॉमसन प्रसार एक मेथड है जिसके द्वारा अपन गैस का सरंध्र डाट से प्रसार करा के जूल थॉमसन प्रभाव के अकॉर्डिंग अपन टेम्परेचर लो कर सकते हैं, गैस का ताप कम कर सकते हैं, न्यून ताप प्राप्त कर सकते हैं। तो जूल थॉमसन प्रसार का एक प्रैक्टिकली अरेंजमेंट मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है। आप चित्र को ध्यान से देखिए। ये प्रैक्टिकली अरेंजमेंट है
कि किस तरह से अपन जूल थॉमसन प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिकली गैस का प्रसार कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये एक संपीड़क है, संपीड़क समझते हो, जिससे गैस को संपीड़ित किया जा सके, दबाया जा सके। क्योंकि संपीड़क जब करेंगे तो दाब क्या हो जाएगा, उच्च। तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया तुम्हारा, उच्च दाब क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ गैस जिसका भी अपने को प्रसार करना है, अब वो गैस कोई भी हो सकती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो वास्तविक गैसें हैं। तो कोई सी भी गैस या वायु हो सकती है, लेकिन उनको जलवाष्प रहित करके क्या करना है, जलवाष्प रहित। क्यों? क्योंकि सामान्य जो वायुमंडल में हमारे जो वायु होती है ना, उस वायु में जलवाष्प भी मिक्स होती है। क्योंकि जिसे अपने वायुमंडल में वहाँ बादल भी उपस्थित होते हैं। बादल का मतलब क्या है, जलवाष्प है। तो जलवाष्प को हटा देना है, क्योंकि अपने को केवल प्योर गैस का प्रसार ही करना है। ठीक है, तो जो भी वास्तविक गैस अपन ले रहे हैं उसको जलवाष्प रहित करके इस पिस्टन में भर दिया और इसको उच्च दाब पर क्या कर दिया, संपीड़ित। इस संपीड़ित गैस जो है यहाँ से चलते हुए इस तांबे की सर्पिलाकार नली में होके प्रवाहित होगी। तांबे की सर्पिलाकार नली है, सर्पिल के आकार की। सर्पिलाकार इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उसका टेम्परेचर लो हो जाए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो हमने वाटर पानी से घिरा हुआ है, पूरा ठंडे पानी से, ठंडा जल है। तो ठंडे जल से क्या होगा, गैस का प्रारंभिक ताप ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो ज़्यादा और ठंडी हो सकती है। ठंडी को ठंडी करेंगे तो और ठंडी होगी। अपने को करना क्या है, न्यून ताप ही तो उत्पन्न करना है। तो ठंडे को और ठंडा करेंगे, फिर और ठंडा करेंगे, ठंडा होता जाएगा, लो टेम्परेचर अपने को प्राप्त होता जाएगा। तो संपीड़ित गैस को हमने काई से प्रवाहित करने दिया है, ये तांबे की सर्पिलाकार नली है। फिर गैस इसमें से गुजरते हुए इस नली में आएगी। यहाँ हमने एक सरंध्र डाट लगाया है। सरंध्र डाट का मतलब क्या है, कोई भी ऊष्मीय कुचालक पदार्थ लेना है, ऊष्मीय कुचालक, ताकि वो खुद टेम्परेचर ऊष्मा को नहीं ले ले। तो कोई भी रुई या ऊन ऊष्मीय कुचालक होता है, उसको सरंध्र डाट के रूप में यूज़ किया है। और डाट को रोकने के लिए हमने यहाँ ये जो रेड लाइन से दिख रही हैं, तो दो पतली प्लेटें हैं जिनका नाम अपन लिख सकते हैं ए और बी। पतली प्लेटें हमने लगा दी, जो बारीक बारीक छिद्र हैं, छलनी की तरह पास पास छोटे छोटे छिद्र हैं, उनको जालियों को हमने, जाली टाइप का है, जालियों को हमने यहाँ लगा दिया। बीच में रुई या ऊन कोई कुचालक पदार्थ के रूप में हमने सरंध्र डाट लगा दिया। ऊष्मा का कोई आदान प्रदान ना हो, इसलिए इसके बाहर लकड़ी के दो गुटके लगा देते हैं अपन। ये क्या लगा दिए, लकड़ी के गुटके, ताकि ऊष्मा अवरुद्ध रहे, बाहर से ऊष्मा ले नहीं, ना अंदर की ऊष्मा बाहर जाए। ताकि अपने को लो टेम्परेचर करना, बाहर की कोई ऊष्मा आ गई तो फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लकड़ी के दो ब्लॉक हमने लगा दिए हैं। तो सरंध्र डाट से गैस प्रवाहित होगी। इसका प्रारंभिक दाब नापना है। ये प्रारंभ में कितना है, प्रारंभिक दाब वही है जो यहाँ से हमने उच्च दाब पे गैस को भेजा, तो वो दाब को मापने के लिए हमने ये लगा दिया दाब मापी। ठीक है, इससे अपने को प्रारंभिक दाब कैलकुलेट हो जाएगा। और ये हमने लगा रखा है प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी। प्लेटिनम के प्रतिरोध से टेम्परेचर नापा जाता है, इसलिए इसका नाम प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी। दोनों साइड यही लगाएं, दोनों ही ताप है, तो इससे प्रारंभिक टेम्परेचर नोट हो जाएगा। यानी प्रसार से पहले कितना टेम्परेचर है, प्रसार से पहले गैस का टेम्परेचर क्या है, वो इस थर्मामीटर से हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो T1 का मापन हो जाएगा, प्रारंभिक दाब हमारा दाब मापी से मापन हो जाएगा। और जब ये गैस इस सरंध्र डाट से प्रसारित होगी, उच्च दाब पर हमने संपीड़ित गैस को इस नली से होते हुए इसमें पहुंचा दिया। यहाँ से वो तेज़ी से इस सरंध्र डाट से प्रवाहित होगी। सरंध्र डाट का मतलब सूक्ष्म छिद्रों वाला ऊष्मीय कुचालक पदार्थ रुई या ऊन है, इसमें से जो प्रवाहित होगी। यहाँ जो दाब होगा वो नॉर्मल दाब है। सामान्य वायुमंडलीय दाब जो होता है, कितना होता है सामान्य वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब होता है 1 ATM। तो यहाँ पे सामान्य दाब है जो वायुमंडल का दाब होता है वो, और यहाँ पे हमने उच्च दाब है ही,
तो उच्च दाब वाला क्षेत्र ये हो गया इधर का, यहाँ से हमने संपीड़ित करके भेजा, उच्च दाब है ये, और इधर निम्न दाब हो गया, सामान्य दाब है। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गैस का हमने सरंध्र डाट द्वारा प्रसारण कर दिया। इस सरंध्र डाट के द्वारा वायु या जो भी गैस हम ले रहे हैं वास्तविक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उसका इस सरंध्र डाट के द्वारा क्या होगा, प्रसार होगा। और जैसे ही गैस का प्रसार होगा, जो मैंने अभी बताया रीज़न, अंतराणविक बलों के विरुद्ध किए गए कार्य के रूप में आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, और आंतरिक ऊर्जा में कमी का मतलब टेम्परेचर में कमी। तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो यहाँ जो गैस या वायु अपने को प्राप्त होगी उसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका होगा। तो इस तरह से अपन प्रैक्टिकली जूल थॉम्सन प्रभाव या जूल थॉम्सन प्रसार को प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, जिससे अपन कर सकते हैं गैस का क्या हुआ, सरंध्र डाट के द्वारा प्रसार हुआ और गैस का टेम्परेचर घट जाएगा। यहाँ हमने इस पूरे सिस्टम को पानी से, ठंडे पानी से क्यों घिरा हुआ है, ताकि प्रसार से पहले गैस का संपूर्ण जगह ताप एक समान रहे। यहाँ से गुजरे, यहाँ से गुजरे, यहाँ तक ताप क्या होना चाहिए, उसका एक समान होना चाहिए। इसलिए ठंडा जल यहाँ प्रवाहित करते रहते हैं, और ठंडे जल से गैस ऑलरेडी कुछ ठंडी हो जाती है। इसमें प्रसार से पहले ही टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो प्रसार के बाद और कम हो सकता है। तो इस तरह जूल थॉम्सन प्रसार में सरंध्र डाट से गैस को प्रवाहित करके हम गैस का टेम्परेचर घटा सकते हैं, जितना चाहें घटा सकते हैं। वो इस पर डिपेंड करेगा यहाँ प्रारंभिक टेम्परेचर कितना है। प्रारंभिक टेम्परेचर हमने कम कर लिया तो और कम हम कर सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह से हम जूल थॉम्सन प्रसार से गैस का प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। जूल थॉम्सन प्रसार का सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत को समझने के लिए हमने एक कांच की बेलनाकार नली ली है जो कंप्लीट ऊष्मारोधी है। क्या है, एक बेलनाकार नली ले ली कांच की, जो कैसी है, ऊष्मारोधी, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान यहाँ से नहीं होगा। ऊष्मारोधी कांच की नली, इसके दोनों सिरों पर दो हमने पिस्टन लगा दिए जो कि ऊष्मारोधी और घर्षण रहित पिस्टन है। ये एक पिस्टन है, कैसा पिस्टन है, ऊष्मारोधी और घर्षण रहित। घर्षण रहित होने से घर्षण के रूप में ऊर्जा की हानि नहीं होनी चाहिए। घर्षण रहित पिस्टन, और यहाँ हमने सरंध्र पात्र लगा दिया, सरंध्र डाट, जिसके द्वारा गैस का क्या होना है, प्रसार होना है। तो ये हमारा हो गया सरंध्र डाट। सरंध्र डाट जिसमें सूक्ष्म सूक्ष्म बारीक छिद्र हैं, ये हमने सरंध्र डाट लगा दिया है जिसके द्वारा गैस का प्रसार होगा। अब पहला ये मतलब ये एक कक्ष मान लीजिए, और इधर भी एक पिस्टन है जो शुरू में तो बिल्कुल यहाँ रहेगा, दूसरा जो पिस्टन है वो यहाँ है, ये पिस्टन दूसरा। तो पहले में ये कक्ष है एक, जिसमें गैस का दाब P1 मान लीजिए, आयतन B1 और ताप क्या है T1, और दूसरा जो कक्ष है उसमें फ़िलहाल कोई गैस नहीं है, यानी यहाँ आयतन प्रारंभिक क्या है 0। अब जब प्रसार करेंगे तो क्या करेंगे, इस पिस्टन को इधर की तरफ धकेलो ताकि गैस का दाब को नियत रखना है P1 को। तो नियत दाब पर इस गैस का क्या होगा, यहाँ पे प्रसार, वो गैस इस और इस पिस्टन को पीछे खिसकाते लाओ, यानी कि कंप्लीट प्रसार के बाद ये वाला पिस्टन तो यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला पिस्टन कहाँ पहुँच गया, डॉट डॉट से मैंने दिखा दिया है, ये पिस्टन पहुँच गया यहाँ। तो जो गैस है वो एक कक्ष से कहाँ जाएगी, बी कक्ष में आ जाएगी। शुरू में एक कक्ष में कंप्लीट गैस है, वास्तविक गैस जो भी अपन ले रहे हैं वो एक कक्ष में है, और बी कक्ष में कोई गैस नहीं है, ठीक है।
और इसका दाब P1, आयतन B1, ताप T1। तो प्रसार जब करेंगे तो इस पिस्टन को इधर और इस पिस्टन को बाहर की तरफ खींचते जाओ, इसको धक्का देते जाओ, ताकि गैस का संपीड़न उच्च दाब क्षेत्र ये हो गया तुम्हारा, यहाँ उच्च दाब हो गया P1 और यहाँ पे P2 नियत रहेगा। आयतन B2 तक प्रसार करना है, टेम्परेचर घट के क्या हो जाएगा T2। जैसा मैंने बताया प्रसार के बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट के T2 हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। शुरू में इसका आयतन 0 है, इस कक्ष का, B कक्ष का, क्योंकि इसमें कोई गैस नहीं है, सारी गैस इसके अंदर है। प्रसार के बाद B कक्ष में आ जाएगी गैस, इसमें 0 हो जाएगी और इसमें, तो इसका जो प्रसार हुआ वो B1 से 0 तक और इसका 0 से B2 तक। दाब यहाँ भी नियत रखना है P2 और यहाँ पे नियत रखना है P1। ठीक है, तो पहले A कक्षक से B कक्षक में जो किया गया कार्य है, तो A कक्ष में गैस को संपीड़ित करने में किया गया कार्य, या इसको निकाय भी लिख सकते हैं कक्ष को, A निकाय, निकाय ये वो कक्ष भी, कमरा भी, गैस भी निकाय है। तो किया गया कार्य W1 बराबर कैसे लिखते हैं, PdV। अब P1 नियत है, यहाँ पर शुरू में गैस का दाब को नियत रखना है और आयतन कहाँ से कहाँ तक बढ़ाना है, B1 से क्या कर देना, 0। प्रसार जब पूरा संपीड़न अपन A कक्ष से गैस को B में घुसा देंगे, पहुंचा देंगे, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 0। तो प्रारंभिक आयतन B1 और अंतिम आयतन 0। दाब नियत है इसलिए P1 तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, dB का समाकलन B और लिमिट B1 से 0। तो P1 0 माइनस B1 तो कितना हो गया, माइनस P1 B1। तो W1 का मान आ गया माइनस P1 B1। इसी तरह से B निकाय या B कक्ष में गैस के प्रसार में किया गया कार्य, इसको हम W2 लिख देते हैं। तो वही P2 दाब नियत रहेगा यहाँ पर, तो P2 dV और आयतन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन 0 और अंतिम आयतन V2। B2 तक प्रसार करना है अपने को, जब तक V2 आयतन नहीं हो जाता। तो इसको हल करेंगे, P2 समाकलन से बाहर हो गया, dV का समाकलन V लिमिट 0 से B2। तो P2 और लिमिट रखेंगे तो V2 माइनस 0, यानी W2 बराबर कितना हो गया, P2 V2। ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो कुल कार्य कितना हो गया, अतः गैस के प्रसार में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। तो W1 का मान माइनस P1 B1 और W2 का P2 V2। तो ये कुल कार्य हो गया P2 V2 और माइनस P1 B1। ठीक है, तो कुल कार्य हो गया, दोनों को जोड़ दिया हमने, P2 V2 और ये माइनस का है, तो P2 V2 माइनस P1 B1। इसको समीकरण नंबर 3 लिख दें। अब चूँकि इसमें ऊष्मा रोधी कांच की नली लिए हमने, तो ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, यानी रुद्धोष प्रक्रम हुआ है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मा गतिकी का फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा Q बराबर du प्लस डेल्टा W, या W लिख सकते हैं। अब चूँकि डेल्टा Q का मान 0 है यहाँ पे, क्योंकि हमने ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं किया, ऊष्मा रोधी दीवार ली है, नली की दीवारें ऊष्मा रोधी है, कोई ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं है, तो डेल्टा Q 0 और du अंतर है, तो इसको अपन U2 माइनस U1 लिख दें, बाद की और माइनस पहले की, और प्लस कार्य कितना हो गया, P2 V2 माइनस P1 B1। कार्य हमने लिख लिया समीकरण 3 से, तो इनको एक साथ लिख दें, 2 वालों को एक साथ लिख लें, तो U2 प्लस P2 V2 बराबर, माइनस वालों को उधर ले आओ, तो U1 प्लस P1 B1।
या यूँ कह सकते हैं शॉर्ट में U प्लस PV, जो क्या होती है एंथैल्पी। पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं, एंथैल्पी है ये आंतरिक ऊर्जा और ये भी ऊर्जा है, एंथैल्पी कहलाती है। H से लिखते हैं इसको अपन, H क्या है नियत है, एंथैल्पी H से दिखाते हैं। तो U प्लस PV का मान क्या हुआ नियत हो गया, क्योंकि ये प्रसार के बाद की एंथैल्पी और ये प्रसार से पहले की एंथैल्पी दोनों बराबर हैं। तो बराबर है मतलब गैस की कुल एंथैल्पी क्या रहेगी नियत रहेगी, किसमें जूल थॉमसन प्रसार में। अब इसमें कुछ कंडीशन अपन लिखते हैं। नंबर 1, इस समीकरण को देखें, इसको समीकरण हमने लिख दिया 4। नंबर 1, यदि P2 V2 ग्रेटर देन क्या हो P1 V1, तो क्या होगा देखिए। P2 V2 का मतलब B निकाय में जो प्रसार में कार्य है, P1 V1 A निकाय में कार्य, तो B निकाय का कार्य ज़्यादा है, A का कम है। तो इस इक्वेशन में दोनों पदों में अगर एक का मान यहाँ ज़्यादा है तो U2 क्या हो जाएगा कम। अगर P2 V2 कम है तो U2 ज़्यादा हो जाएगा, और अगर P2 V2 ज़्यादा है तो U2 क्या होना पड़ेगा कम, किससे U1 से, क्योंकि दोनों साइड में दोनों का योग बराबर है ना। एक चीज़ ज़्यादा लेते हैं दूसरी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो P2 V2 ग्रेटर देन P1 V1, तो क्या होगा ये ज़्यादा है तो ये कम हो गया, यानी U2 लेस देन U1। और U2 लेस देन U1 होने का मतलब क्या है आंतरिक ऊर्जा में कमी, और आंतरिक ऊर्जा में कमी इसका मतलब जूल थॉमसन प्रसार हुआ, अर्थात ताप में कमी। आंतरिक ऊर्जा में कमी का मतलब क्या है ताप में कमी, यानी कि जूल थॉमसन प्रसार प्रेक्षित होगा या जूल थॉमसन प्रभाव प्रेक्षित होगा। दूसरी स्थिति इसका उल्टा लें, यदि P2 V2 लेस देन क्या हो P1 V1, यहाँ से देखो P2 V2 कम है तो फिर U2 ज़्यादा हो जाएगा, तो U2 ग्रेटर देन U1, अर्थात क्या होगा ताप में वृद्धि हुई यानी तापन होगा, तापन की क्रिया होगी, ताप बढ़ जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। ये अपने को नहीं चाहिए, अपने को ताप घटाना है। और तीसरी कंडीशन, यदि P2 V2 इक्वल P1 V1, अगर दोनों ये बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा U2 बराबर U1। तो क्या मतलब निकला, अर्थात जूल थॉमसन प्रसार प्रेक्षित नहीं होगा। यानी अगर ये कंडीशन आती है तो जूल थॉमसन प्रसार प्रेक्षित नहीं होगा किसी भी स्थिति में, तो इसका मतलब ये तीसरा वाला तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। अपने को जो चाहिए वो फर्स्ट वाली स्थिति चाहिए जिसमें जूल थॉमसन प्रभाव प्रेक्षित हो, यानी U2 लेस देन क्या हो जाए U1 हो जाए, आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाए और ताप में क्या आ जाए कमी। तो ताप को हम कम करना चाहते हैं वो तभी होगी जब आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी कमी आएगी। तो H बराबर यहाँ पे हमने लिख दिया U प्लस PV। तो अब ये U प्लस PV का मान नियत है, अभी अपने लिखा U प्लस PV जिसको क्या कह रहे हैं एंथैल्पी नियत है। इसका अगर अवकलन करें DH बराबर DU प्लस P नियत है यहाँ पे, तो B का DV और फिर B नियत रख के P का DP। और चूँकि एंथैल्पी नियत है इसलिए इसका अवकलन 0, यानी कि DU प्लस PDV प्लस BDP इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर लिख दिया हमने 5। अब चूँकि हमने ऊष्मागतिकी के पहले और द्वितीय नियम को मिला के लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से क्या लिखेंगे, dq की जगह हम TdS लिखते हैं, TdS बराबर du प्लस PdV। तो du प्लस PdV यहाँ है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं TdS।
तो TDS प्लस BDP और बराबर क्या हो गया 0। तो TDS प्लस BDP 0, इसको समीकरण नंबर लिख दो 6। अब देखो चूँकि एंट्रोपी जो होती है S, वो काई का फलन होती है। एंट्रोपी S जो होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब का फलन है। तो इससे DS की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो इसका आंशिक अवकलन करें तो DS बराबर डेल एस अपॉन डेल टी, जबकि P नियत dt, प्लस डेल एस अपॉन डेल P, जबकि T नियत dP। अब समीकरण 7 से मान 6 में रख दो। समीकरण 7 से मान 6 में रखने पर तो 7 से मान उठा के कहाँ रख दो, 6 में रख दो। T और DS की जगह ये लिख दो डेल एस अपॉन डेल टी P dt, प्लस T से ही गुणा इसका भी होना है, तो T डेल एस अपॉन डेल P dP, और प्लस BDP यहाँ पे है ही, इसको लिख दिया समीकरण नंबर 8। और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, बराबर में 0 है ही। अब देखो चूँकि स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा पहले से ही पढ़ रखी है तुमने, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा पढ़ी होगी, तो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। CP से दिखाते हैं इसको, तो डेल Q अपॉन डेल T स्थिर दाब पर है इसलिए P से दिखाएंगे। ऊष्मा रेखांक ताप के लिए है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। अब डेल्टा Q की जगह क्या लिख सकते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स का नियम है dQ अपॉन T बराबर क्या होता है DS, तो dQ बराबर कितना हो जाता है TDS। तो डेल्टा Q की जगह क्या लिख दो, T डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, P नियत है ही, तो डेल्टा Q की जगह हम लिख दिया TDS, ये ऐसे सेकंड नियम से जो होता है। तो इसकी जगह CP, यहाँ ये रहा मान T डेल एस अपॉन डेल टी, P की जगह कह सकते हैं CP। और ये मैक्सवेल का एक चतुर्थ समीकरण पढ़ा है हमने पिछली यूनिट में, याद करो मैक्सवेल के समीकरण पढ़े हैं, तो मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण को उपयोग में लेंगे। चतुर्थ समीकरण में है डेल एस अपॉन डेल पी टी, इसकी वैल्यू होगी यहाँ, और बराबर होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी पी, टी नियत रखकर। तो ये समीकरण 9 और ये 10। अब 9 और 10 से मान कहाँ रख दो, 8 में। समीकरण 9 और 10 से समीकरण 8 में मान रखने पर, तो 9 और 10 से मान हमको कहाँ रखना है, 8 में। तो T डेल एस अपॉन डेल टी पी की जगह तो हो गया क्या, CP। T डेल एस अपॉन डेल टी पी की जगह क्या हो गया, CP, और DT है ही, प्लस T डेल एस अपॉन डेल पी टी की जगह क्या आ गया, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, जबकि P नियत, ठीक है, और DP प्लस BDP और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों DP, इनमें दोनों DP में कॉमन ले लो, तो CP DT, और साथ में पक्षांतरण भी कर दो, उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, वो माइनस का, और DP क्या आ गया, कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, T डेल बी अपॉन डेल टी, ये माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, पक्षांतरण कर दिया ना हमने उधर, DP कॉमन ले लिया, और ये माइनस का हो गया, माइनस B, और CP को उधर ले आओ और DP को यहाँ ले आओ, DT अपॉन DP, DP को नीचे ले आए, 1 अपॉन CP
इंटू टी डेल वी अपॉन डेल टी पी और माइनस वी। अब ये क्या चीज़ है देखो, ये क्या है, नियत एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर, जिसको जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। क्या चीज़ है ये, नियत एंथैल्पी पर, एंथैल्पी नियत है हमारी, नियत एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर। dt अपॉन dp क्या है, नियत एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर, जिसको कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक। ये दर क्या कहलाएगी, जूल थॉमसन गुणांक, जिसको म्यू एच से दिखाएंगे। एच सिंबल है एंथैल्पी का, तो ये पूरा समीकरण क्या हो गया, म्यू एच बराबर 1/Cp इंटू टी डेल वी अपॉन डेल टी पी और माइनस बी। ये कंप्लीट सिद्धांत का एक सूत्र हो गया जूल थॉमसन गुणांक का। ठीक है।